नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विन कंपटीशन पर। विन कंपटीशन चैनल पर आपको जॉब और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। इसीलिए अपने YouTube चैनल विन कंपटीशन को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, आप सबका विन कंपटीशन चैनल पर स्वागत है। आइए एक और ज़बरदस्त वीडियो टॉप 25 मिक्स क्विज क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए एसएससी एग्ज़ाम जैसे CHSL, CGL, MTS, CPOs, दिल्ली पुलिस और HSSC के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए HSSC व SSC जीके क्विज टेस्ट की एक मिक्स सीरीज़ जिसके अंदर आपको मिलते हैं 25 मिक्स क्विज क्वेश्चन एक बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न पर। आइए सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे विश्लेषण के साथ हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1924 में बेलगांव कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? KL नेहरू, चारू मजूमदार, JL नेहरू, MK गांधी, महात्मा गांधी। बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आप SSC HSSC एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, MK गांधी। तो दोस्तों जो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव कर्नाटक के अंदर, कांग्रेस के अध्यक्ष इसके अंदर महात्मा गांधी जी को बनाया गया था। आइए क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में अपना 39वां स्तर आयोजित किया था। तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछ सकता है कि दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में महात्मा गांधी जी ने स्तर की अध्यक्षता की। यह कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो दोस्तों ये 39 नंबर का था। कब हुआ था? दिसंबर 1924 में। कहाँ? कर्नाटक के बेलगांव में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर दोस्तों आप SSC और HSSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो विन कंपटीशन चैनल आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आपको SSC और HSSC के हर महत्वपूर्ण टॉपिक शॉर्ट वीडियो के अंदर मिल रहे हैं। जल्दी से विन कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समय का संक्षिप्त इतिहास ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन HSSC और SSC में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। HSSC और SSC काफ़ी बार इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर रिपीट करते हैं। जॉन ग्रीन, JK रोलिंग, सुजमे कोलिंग, स्टीफन हॉकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्टीफन हॉकिंग। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको HSSC CT और SSC के CHSL, CGL, MTS, CPOs, दिल्ली पुलिस और रेलवे के सभी एग्ज़ाम के अंदर बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। समय का एक संक्षिप्त इतिहास पुस्तक महान ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई और इसका पहली बार प्रकाशन 1988 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोस्तों समय का एक संक्षिप्त इतिहास एक महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है। वो कैसे किस
मूल के वैज्ञानिक हैं? अमेरिकी, रूसी, फ्रांसीसी, ब्रिटिश। तो आप आंसर लगाना ब्रिटिश। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पुस्तक के राइटर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन की व्याख्या थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है ऐसे ही व्याख्या के साथ तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ग्रुपों में आपके दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ लाभ उठा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 3, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, सरकार का कुल व्यय, सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो इसका राइट आंसर गैस कीजिए। तो दोस्तों आप साथ में अपना स्कोर भी चेक कीजिए। क्या आपके 25 में से अगर 20 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक नहीं होते तो आपको तैयारी के अंदर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, सरकार के कुल राजस्व और कुल खर्चे के बीच का जो अंतर होता है, सरकार के पास कितना पैसा आया और उसमें से कितना उनका खर्च हुआ, उसका जो डिफरेंस है वो राजकोषीय घाटा होता है। आइए क्वेश्चन 3 की व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन 3 की व्याख्या इस प्रकार है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को राजकोषीय घाटे के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राजस्व, कुल राजस्व और कुल खर्च के बीच का अंतर क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। ये इकोनॉमिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, इन्हें याद कर लीजिए। यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का संकेत भी है। इससे ये भी पता लगता है दोस्तों जो ये घाटा आता है कि सरकार ने कितना पैसा उधार लिया हुआ है, कुल उधारी का संकेत भी है राजकोषीय घाटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सर हेनरी कॉटन, लाल मोहन घोष, सुरेंद्र बनर्जी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप एसएससी एचएसएससी के स्पेशल छात्र हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, लाल मोहन घोष। तो दोस्तों ये कौन से नंबर का अधिवेशन है? 19वें नंबर में लाल मोहन घोष। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें 39 नंबर का अधिवेशन था जिसके MK गांधी थे, महात्मा गांधी जी थे। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन याद रखने हैं। क्वेश्चन 4 की व्याख्या देखते हैं। लाल मोहन घोष ने 1903 में मद्रास में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सेशन की अध्यक्षता की। तो दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा सकता है? ये कौन से नंबर का सेशन था? 19वां सेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। 19वां सेशन कब हुआ? 1903 में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लाल मोहन घोष के द्वारा। और इस 19वें सेशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय था वो क्या था? इस सत्र में भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुहार लगाई गई थी। HSSC ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, और CET में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था बेसिक शिक्षा की बात कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों 1903 मद्रास, 19वें नंबर का, लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की व्याख्या थी। तो दोस्तों आपको सीरीज कैसे लग रही है? आपको क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन की व्याख्या भी मिल रही है, तो आपको और भी 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके साथ में कवर हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द साइलेंट क्राई के लेखक लेखिका कौन है? हारुक मुराकामी, केंजाबुरो ओए, जॉन मिल्टन, माइकल मधुसूदन दत्त। बताइए दोस्तों द साइलेंट क्राई उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास है दोस्तों ये एक, इस उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है?
तो दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें सिर्फ याद ही होने चाहिए, इसके पीछे कोई टिप्स नहीं होती। तो दोस्तों ये उपन्यास केंजाबुरो ओए एक जापानी लेखक का है। आइए क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। द साइलेंट क्राई के लेखक केंजाबुरो ओए यह एक जापानी लेखक है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1967 में हुआ था। तो दोस्तों 1967 में इसका द साइलेंट क्राई का प्रकाशन किया गया और लेखक का नाम है केंजाबुरो ओए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत के साथ आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो तैयार की जाती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में शेयर करें और विन कंपटीशन चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर ले ताकि सभी स्टडी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925, 1922, 1927, 1930। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पार्टी है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी। इसका गठन हुआ था 1925 में और इसका विभाजन 1964 में हुआ था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। अगर आपसे कंप्लीट डेट पूछता है तो याद रखना दोस्तों 26 दिसंबर 1925 को सीपीआई का गठन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एमएन रॉय और एल्विन ट्रेंट रॉय व अन्य को माना जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर आपको ऑप्शन में एमएन रॉय मिलता है और आप एमएन रॉय इसका आंसर याद करते हो। साथ में अगर आपसे दो नाम मिलते हैं तो आपको एल्विन ट्रेंट रॉय का भी नाम याद रखना है और यह है भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंट सीटी में पूछा जा सकता है दोस्तों। जीएसटी हाल ही में कुछ 1-2 साल पहले ही लागू किया गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33, 35, 25, 23। तो दोस्तों गैस कीजिए इसका राइट आंसर क्या है और आप अपना स्कोर भी प्लीज़ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 33। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की व्याख्या देखते हैं। जीएसटी काउंसिल में 33 सदस्य होते हैं। ये 33 सदस्य कौन कौन है दोस्तों? जिसमें 2 सदस्य है तो आपके केंद्र से हैं, केंद्र सरकार से, 28 आपके राज्य से और 3 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। और यह एक उत्पाद शुल्क है, प्रोडक्ट टैक्स है दोस्तों, जो प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, उत्पाद के ऊपर लगता है। आइए और व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन 7 की। जीएसटी का पूर्ण रूप काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एचएसएससी में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ। गुड्स सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम है। यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। तो दोस्तों जीएसटी 122 नंबर का संविधान संशोधन था, जिसे राज्यसभा के अंदर तो 3 अगस्त 2016 और लोकसभा में 6 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखिए इसे। एचएसएससी के पुलिस के एग्ज़ाम में डेट पूछी गई थी। तो दोस्तों राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 और लोकसभा में 6 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? राइजोबियम, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस, एजोटोबैक्टर। तो दोस्तों काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, एचएसएससी में भी रिपीट हुआ है और एसएससी एग्ज़ाम में भी काफ़ी टाइम रिपीट होता है। इसका तैयारी करने वाले बच्चों को आंसर याद होगा। वो जीवाणु है राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। आइए
क्वेश्चन 8 की व्याख्या देखते हैं। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये जीवाणु पौधों की जड़ों में रहते हैं। ये जीवाणु पौधों से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं और बदले में उन्हें नाइट्रोजन युक्त यौगिक उपलब्ध करवाते हैं। ये पौधों से दोस्तों अपने लिए कार्बनिक पदार्थ लेते हैं और उसके बाद उन्हें नाइट्रोजन युक्त यौगिक उपलब्ध करवाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों HSSC एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन आपको आता होगा। तराइन की लड़ाई उसे बोला जाता है जो तरावड़ी, करनाल के तरावड़ी नामक स्थान पर हुई थी। आइए क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। 1191 में तराइन का पहला और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों पहले में मोहम्मद गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। दूसरी बार फिर ये 1192 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने आते हैं और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया? सुशील कुमार, अरुण कुमार, देवेंद्र कुमार, निर्मल कुमार। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुशील कुमार। भारतीय मुख्य नौसेना में पूर्व एडमिरल रह चुके हैं। नौसेना का पद होता है दोस्तों एडमिरल, तो उस पद पे सुशील कुमार जी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इनकी पुस्तक का नाम है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HSSC ने काफ़ी टाइम रिपीट किया। SSC रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमुक माल्यादा का लेखन किसने किया? कृष्ण देव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय, हरिहर राय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कृष्ण देव राय। आइए क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की व्याख्या इस प्रकार है। अमुक्त माल्यादा एक तेलुगु भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। इसकी रचना विजयनगर के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय ने की। विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार भी इन्हीं के समय में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका आंसर 100% पता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भारत के सभी बड़े बड़े महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति द्वारा भरे जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। आइए क्वेश्चन 12 की व्याख्या देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा। सूरजकुंड झील हरियाणा के फरीदाबाद में है। आइए क्वेश्चन 13 की व्याख्या देखते हैं। यह झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। यह 10वीं शताब्दी का सबसे प्राचीन जलाशय है। इस झील को तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने बनवाया था। तो दोस्तों हरियाणा का सबसे पहले HSSC क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि फरीदाबाद के अंदर जो सूरजकुंड झील है उसका निर्माण
किस राजा ने करवाया? कौन से वंश के राजा थे? तोमर वंश के राजा थे राजा सूरजपाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनल्स आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? गोल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, लैनकाय, अंतःप्रद्रव्य जालिका। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लैनकाय। लैनकाय को सुसाइड बैग आत्महत्या थैली के रूप में भी जाना जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन 14 की। लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। जब लाइसोसोम फटते हैं तो ऑर्गेनेल के भीतर लिटराइज एंजाइम पूरे कोशिका में फैल जाता है। कोशिका झिल्ली या कोशिका दीवार को तोड़ देता है और कोशिका की मृत्यु को प्रेरित करता है। लैनकाय को लाइसोसोम भी कहता है। तो दोस्तों आपको लाइसोसोम से ये आंसर हिट हो जाता, लेकिन उसने नाम चेंज कर दिया, लाइसोसोम को लैनकाय भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? पर्थ स्टेडियम, लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम, ईडन गार्डन, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का क्या राइट आंसर है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में क्वेश्चन 4 आंसर इसका 4 होगा, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन वर्तमान में तो भारत का स्टेडियम है। कौन सा? आइए व्याख्या देखते हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड तो दोस्तों विकल्पों में दिए गए ऑप्शनों के अनुसार सबसे बड़ा स्टेडियम था, लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार तो पूरे विश्व में भारत का मोटेरा अहमदाबाद गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसकी दर्शकों की बैठने की कैपेसिटी 1,32,000 है, जबकि मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी 1,10,000 थी। तो दोस्तों भारत के सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम से ज़्यादा हो गई है, 1,32,000। तो इसीलिए हमारा भारत का स्टेडियम अब पहले स्थान पर आता है। ये क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? फगुआ, फगुड़ी, बिहू, मांच। तो दोस्तों लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी भी शॉर्ट वीडियो जल्दी आपको विन कंपटीशन चैनल पर शॉर्ट ट्रिक के साथ उपलब्ध करवाएंगे। तो बताइए दोस्तों दिए गए विकल्पों में गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा का लोक नृत्य है फुगड़ी नृत्य। कौन सा? फुगड़ी नृत्य। आइए क्वेश्चन 16 की व्याख्या देखते हैं। फुगड़ी नृत्य गोवा का सबसे प्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा सर्कल या पंक्तियों में किया जाता है। दिए गए विकल्पों में बिहू लोक नृत्य असम का लोक नृत्य है, मांच मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों मांच को याद कर लीजिए, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसका बच्चों को याद नहीं रहता। मांच लोक नृत्य मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और दिए गए विकल्पों में फगुआ झारखंड का लोक नृत्य है। एक बार और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फगुड़ी नृत्य गोवा का, बिहू असम, मांच मध्य प्रदेश और फगुआ झारखंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 17, गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो दोस्तों इजीली आपको इसका आंसर पता होगा, कर्नाटक के बीजापुर में है गोल गुम्बज। आइए क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर में है। यह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, लेकिन इसका निर्माण 1656 में दाबुल के वास्तुकार याकूत ने इसका निर्माण करवाया। तो दोस्तों बीजापुर के कर्नाटक का गोल गुम्बज है जो, उसका निर्माण तो वास्तुकार याकूत ने करवाया है 1656 में, और ये मकबरा आदिल शाह का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 18 इम्पोर्टेंट,
मोस्टली HSC SSC एग्ज़ाम में रिपीट होता है। आईने ए अकबरी के लेखक कौन हैं? खाफी खां, अबुल फजल, अकबर, भीमसेन। तो दोस्तों आपको इसके बारे में भी पता होगा, इसका राइट आंसर है अबुल फजल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 18 की व्याख्या देखते हैं पहले। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अबुल फजल अकबर का दरबारी था, यानी अकबर के दरबार में रहता था और तभी इसने आईने अकबरी एक पुस्तक लिखी अबुल फजल द्वारा। इसने यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, B1 की कमी से होता है दोस्तों बेरी बेरी। B1 का रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है थायमिन। आइए क्वेश्चन 19 की व्याख्या देखते हैं। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। B विटामिन है जो आपका, वो आपको 8 प्रकार में, 8 कॉम्प्लेक्स में मिलता है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? बोनालू, छप्पड़ मेला, बाला तृतीया, हॉर्नबिल। तो दोस्तों इनमें से उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार बताना है। तो दोस्तों उड़ीसा के अंदर मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार बाली तृतीया है। ये फेस्टिवल भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कीजिए। आइए व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बाली तृतीया उड़ीसा का एक त्यौहार है जो भगवान शिव व देवी पार्वती को समर्पित है। हॉर्नबिल कहाँ का है दोस्तों? नागालैंड का है। बोनालू तेलंगाना और हैदराबाद का वार्षिक त्यौहार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन, तैराकी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुरजीत कौर हॉकी खेल से संबंधित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 21 की व्याख्या देखते हैं पहले। गुरजीत कौर हैं हॉकी खिलाड़ी। यह हॉकी टीम में डिफेंडर की स्थिति पर खेलती है। इसे भारतीय टीम के अंदर डैग फिल्कर की भी संज्ञा दी गई है। टाइटल है जो इनको भारतीय टीम के अंदर ड्रैग फिल्कर के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस, ग्रेट रण ऑफ कच्छ। तो दोस्तों डुगोंग है, ये एक स्तनपायी है जो पानी में रहता है, स्तनपायी जीव है जो समुद्र में रहता है। तो दोस्तों यह कहाँ मिलता है? मन्नार की खाड़ी में। आइए क्वेश्चन 22 की व्याख्या देखते हैं। डुगोंग एक समुद्री जीव है जो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में पाया जाने वाला समुद्री स्तनपायी जीव है। IUCN द्वारा डुगोंग को विलुप्त होने की प्रजाति में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डुगोंग को IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचुरल, ये कौन सी श्रेणी में रखा गया है? विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अंदर USSR से दिए गए विकल्पों में से क्या लिया गया है? इसका राइट आंसर है पंचवर्षीय योजना ली गई है। आइए क्वेश्चन 23 की व्याख्या देखते हैं। भारत ने पंचवर्षीय योजना USSR सोवियत संघ से ली है। सोवियत संघ के अध्यक्ष जोसेफ स्टालिन ने 1920 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। तो दोस्तों सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना 1920 में लागू हुई और
उस टाइम अध्यक्ष जोसेफ स्टालिन थे जिन्होंने लागू की, और भारत में अपनी पहली 5 वर्षीय योजना 1951 में लागू की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है और कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और विन कंपटीशन चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले विन कंपटीशन पर मिल सके। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आपको मिल जाए। गन मेटल किस मिश्र धातु से बनाई गई है, निर्मित है? कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, निकेल। तो दोस्तों गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर, टिन और जिंक की। ऑप्शन 1 राइट हो जाता है। इसके लिए आप कुछ भी ट्रिक बनाइए ताकि आपका पेपर के अंदर क्वेश्चन गलत न हो। क्वेश्चन 24 की व्याख्या। गन मेटल है दोस्तों तांबा, जस्ता और टिन की मिश्र धातु है। ये विकल्प में हम पढ़ चुके हैं। गन मेटल को लाल पित्तल के रूप में भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल पित्तल के रूप में किसे जाना जाता है? गन मेटल को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्विज का अंतिम क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे डैश में लागू किया गया था। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर 2018 में कुछ संशोधन किया गया है, लेकिन जो मूल नियम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो किस टाइम लागू हुआ था? तो दोस्तों ये मूल नियम 1986 में बना था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 जो हमारा मेन है, अभी संशोधन होने के बाद संशोधन किया गया है 2018 में। आइए व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन 25 की। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने 1986 उपभोक्ता अधिनियम की जगह ले ली है। पहले 1986 में लागू हुआ था, अब इसमें संशोधन होने के बाद अब 2018 नियम इसको अधिनियम से जाना जाता है। इसे 20 दिसंबर 2018 को लोकसभा में पारित किया गया था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर क्या रहा, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर टाइप कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।